आखिर भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में हैं, कौन से पार्ट में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिए कहाँ से गए हैं, इनके फीचर्स क्या है, क्या सभी फॉरेनर्स को भी फंडामेंटल राइट्स हैं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज और इसमें आज हम चैप्टर शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय संविधान में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे और बाद में एक फंडामेंटल राइट को अमेंड करके हटा दिया गया। तो अभी फिलहाल हमारे पास 6 फंडामेंटल्स यानी मूल या फिर मौलिक अधिकार हैं। कुछ फॉरेनर्स के लिए भी हैं और कुछ सिटीजन्स के लिए ही हैं, मतलब सभी राइट्स फॉरेनर्स के लिए नहीं हैं। जो भी मौलिक अधिकार संविधान हमें देता है उस मौलिक अधिकार पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इसका मतलब दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। पॉलिटी में वर्डिंग्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ भी ऐसी लाइन है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको वैसे ही याद कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, क्योंकि उन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और सारा पंगा भी इन्हीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे है, क्योंकि कोर्ट्स को टाइम टू टाइम ये दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर आता है और क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर नहीं आता है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ही पूरी कहानी है। लेकिन हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट की आर्बिट्रेरी एक्शन, मतलब स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट हैं। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें स्टेट यानी जो भी सरकार है या जो भी पावर में है वो जो भी हमारे खिलाफ कर सकती है उसके अगेंस्ट हैं। सो द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ करेगा तो उसके खिलाफ भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन हैं। तो फंडामेंटल राइट्स किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आगे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर एक सिंगल इंडिविजुअल भी आपके खिलाफ आके आपको अनटचेबिलिटी वाली बात बोलता है कि आपको टच नहीं करेंगे क्योंकि आप इस कास्ट के हो, ये है वो है, तो उसके खिलाफ भी आपको फंडामेंटल राइट्स बचाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 17 के अंडर फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो भी फंडामेंटल राइट्स आपको स्टेट के अगेंस्ट बता रहे हैं, जो आपको स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से बचा रहे हैं, वो नेगेटिव हुए किसके लिए? स्टेट के लिए। तो जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं इसकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं अगर कोई भी इनके साथ कोई भी अगेंस्ट कुछ करता है आपके। तो फिर बात क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड और गारंटी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट उसको गारंटी कर रहा है तो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके लिए उसको कोई सी लोअर कोर्ट में अपील करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बाकी और केसेस में आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको अपील के बेसिस पे जाना पड़ेगा। तो फिर एक और वर्ड है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप उनके एनफोर्समेंट के लिए वो लागू हो, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो कोर्ट उस पर फैसला ज़रूर सुनाएगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपकी लाइफ में हो भी रही हैं तो भी कोर्ट कानून से उसको अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना है, आपको साइंटिफिकली सोचना है इस तरह से। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई साइंटिफिकली नहीं सोच रहा तो उसको जेल में डाल दो, नहीं, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जस्टिसिएबल नहीं हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं। आई होप आप जस्टिसिएबल का मतलब अच्छे से समझ गए। तो क्या फिर कोई फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता? अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, जो कोई भी है जो उसको हटा सकता है वो कौन है? देखिए, ऐसा कर सकती है पार्लियामेंट को अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी, अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन आपको पता होगा कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोल दी थी, वो बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक इतना याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, अंडरलाइनिंग फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है और वो अमेंड होंगे स्पेशल मेजॉरिटी से। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट ना करो। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कुछ जो मूलभूत ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गई, फेडरल करेक्ट इंडियन यूनियन, रूल ऑफ लॉ, रूल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आप बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे।
सो फॉर नाउ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट किए बिना। इसके अलावा जैसे कई बार इमरजेंसी लगी तो क्या फंडामेंटल राइट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं जब मन चाहे, लेकिन अगर इमरजेंसी लगी तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी ना। तो बाकी फंडामेंटल राइट्स तो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन 3 राइट नहीं होते, 19, 20 और 21। हमने एक पिछली वीडियो में देखा भी था कि इमरजेंसी 3 टाइप से लगती है। इमरजेंसी लगती है एक्सटर्नल कारणों की वजह से, वॉर हो गई उसकी वजह से, या आर्म्ड रिबेल हो गया उसकी वजह से, जिसको इंटरनल इमरजेंसी पहले बोलते थे, अब आर्म्ड रिबेल बोलते हैं। तो फिर अगर एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 को हम सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 तरह की फ्रीडम्स आती हैं। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन की फ्रीडम आती है। वो सब सस्पेंड हो जाती है अगर वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से इमरजेंसी लगी है, तो अदरवाइज नहीं। बाकी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं होते, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगी, चाहे कोई भी इमरजेंसी लगी हो। तो आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन्हें डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, पर आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते। 19 सस्पेंड होगा सिर्फ एक्सटर्नल अग्रेशन या वॉर की वजह से इमरजेंसी लगी है, तो अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास अभी फिलहाल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। पहला राइट है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। तो 12 और 13 में एक्चुअली डेफिनेशंस दी हैं स्टेट और लॉ की। तो राइट टू इक्वालिटी के बाद आता है राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और फिर आता था राइट टू प्रॉपर्टी जो एबॉलिश कर दिया गया है एज अ फंडामेंटल राइट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का राइट भी आता है। ये सब आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी पार्ट 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। देखिए मैग्ना कार्टा क्या है? एक्चुअली जून 1215 में, मतलब 1215 ईस्वी में यूके इंग्लैंड वाली जगह पे, एक्चुअली तब वहाँ पे किंग रूल किया करते थे। तो किंग और जो रिलीजन था ना उसका टसल बहुत ज़्यादा था। तो कई बार किंग ऐसे होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लग पड़ते हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट जिसमें राइटिंग में लिखा गया था कि कोई भी किंग है या कोई भी गवर्नमेंट है वो कानून से ऊपर नहीं है, ये पहली बार हुआ था जून 1215 में। मतलब किंग है चाहे कैसा भी है वो कानून से ऊपर नहीं है। तो इसी को बोला जाता था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का बेसिक मतलब ही होता है कि कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जिसमें अधिकारों की बात की गई हो। तो फिर वैसे ही इंडिया का मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें है फंडामेंटल राइट्स। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसकी इंस्पिरेशन हमें मिली है यूएसए से। मतलब जब हमारे फोरफादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करने का आइडिया यूएसए से लिया, और क्या होंगे वो तो अलग था क्योंकि हमारी ज्योग्राफी, हमारी टेरेन अलग है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फंडामेंटल को गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल का राइट्स का एक तरह से गार्डियन है सुप्रीम कोर्ट। इनका फंडामेंटल राइट्स का मकसद है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन जैसे कि पहले ही बताया गया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर चीज़ पे लगेंगी। तो राइट ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में सब लोग बराबर है, नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ बराबर है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के हिसाब से भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में हम आर्टिकल 35 तक कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।